हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम पांडे और फिर से आपके सामने आपका होस्ट एंड दोस्त। आई थिंक मेरी बच्चों की तैयारी काफी अच्छी चल रही है। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की सीरीज ओवर हो चुकी है और ज्योग्राफी का की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। और ज्योग्राफी की सीरीज का आपका जो सबसे पहला वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। सबसे पहले हम सोलार सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही थॉरली और अच्छे वे में समझाए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने सोलार सिस्टम के बारे में। तो आज आप पढ़ने वाले द यूनिवर्स, और यूनिवर्स की शुरुआत होती है सोलर सिस्टम से। देखिए भाई, नाम से और जिस तरह से ये आपको दिख रहा है, ऐसा एक तरह की फीलिंग आ रही होगी कहीं आप खुद तो यूनिवर्स में नहीं आ गए। जी हाँ, इट्स नॉट लाइक यू आर इन द यूनिवर्स, बट जी आप देख ही सकते हैं कि ये आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये सन है आपका। और फिर आप सभी को पता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, राइट, बृहस्पति, शनि एंड ऑल, ये तो हिंदी के नाम है। वैसे ही इनके इंग्लिश के नाम है। ध्यान से देखा जाए तो अर्थ को छोड़ दिया जाए, इफ यू स्किप द अर्थ, ऑल द प्लैनेट आर नेम्ड एज गॉड्स नेम, नेम्ड एज गॉड्स नेम। तो अर्थ को छोड़ के सभी के सभी प्लैनेट्स का नाम क्या है? किसी न किसी देवता के नाम पे रखा गया है, गॉड्स के नाम पे रखा गया है। तो आज इसकी खूबसूरती पढ़ते हैं। आज जैसे कि वैसे तो आपने क्लास 6-7 का जो सोलार सिस्टम पढ़ा है, ये लेक्चर उससे अलग होने वाला है। अलग क्यों होगा, उसका कारण क्या है? पहले तो आप थोड़ा सा सन के बारे में डिटेलिंग जानेंगे कि इसकी कौन सी लेयर होती है। थोड़ा सा सन के बारे में जानेंगे, सन स्पॉट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो डेटा आपने पहले पढ़ा है लगभग में वही डेटा है, एक तरह से रिवाइज हो जाएगा थोड़े आसान शब्दों में। तो चीजों की आसानी और आसान करते हैं। फिर आज सोलर सिस्टम को बहुत ही इजी वे में पढ़ लेते हैं, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हमें उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में सवाल आए तो हमारा सॉल्व होना चाहिए, फिर जो भी पढ़ा हो। तो चलिए पहले बात करते हैं। ये सबको पता है कि सन सबसे नियरेस्ट स्टार है। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। ये जो सन बना है आपको दिख रहा है इतना बड़ा, इसकी कुछ अपनी खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में, लेकिन पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। कहा जाता है इट इज अ मैसिव हॉट बॉल ऑफ प्लाज्मा। याद रखिए जो शब्द यहाँ पे उपयोग किए जाएंगे, इन शब्दों की अपनी महत्व है, इंपॉर्टेंस है। तो अ बॉल ऑफ प्लाज्मा, अच्छा प्लाज्मा के अकॉर्डिंग इन्फ्लेटेड एंड हीटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखिए, याद रखिए क्या बोला गया, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो पूछा जाता है कि ये तो वर्ड है, ये पूछा गया वर्ड है, ये पूछा गया है कि अर्थ की सन की कोर में कौन सा मेथड यूज होता है कि वहां पे इतनी हीट रेडिएट होती है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है। Part of this internal energy emitted on its surface as a light, like ultraviolet ray, infrared radiation, provide most of the energy for life on the earth. हम सभी को पता है कि हमारी जिंदगी पे अर्थ पे सन का रोल है, उसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट्स की। तो प्लांट्स क्या होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। और फिर हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ आपने सुना होगा। अब सब कुछ ऑटोट्रॉफ से डिपेंड करता है। और अगर सब कुछ ऑटोट्रॉफ से रिलेट करता है तो ऑटोट्रॉफ की एनर्जी सन से है, इनकी एनर्जी कहां से है? सन से है। तो अगर इनकी एनर्जी सन से है तो आप समझ ही सकते हैं कि जब सन एक मुख्य ऊर्जा का स्रोत है तो इसके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। खैर चलिए, इतना तो आपको भी पता है। यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन ये साइंस का टर्म है, ठीक है। साइंस के टर्म में अगर आपने वो पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम आपको पता ही है कि स्पेक्ट्रम आप क्या कहते हो, विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर। ये जो विबग्योर होती है ये विजिबल लाइट होती है। क्या होती है? विजिबल होती है। जब इसको प्रिज्म के थ्रू गुजारा जाता है, और जो उसके बाद विजिबल नहीं होती उसमें पहले आता है क्या? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आते हैं लास्ट में। क्या आती हैं? सबसे बड़ी रेडियो वेव्स आती हैं, इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, अल्ट्रावायलेट। और जो अल्ट्रावायलेट होती हैं वो पीछे की तरफ होती हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम से कम होती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज पीछे की। तो इंफ्रारेड आगे, मतलब जो विजिबल लाइट है उसके से भी ज्यादा जिनकी वेवलेंथ होगी वो इंफ्रारेड होंगी, वो आगे की तरफ, ये उतनी विजिबल नहीं होती। और ना ही अल्ट्रावायलेट रेज को कभी कभी आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से। तो ये स्पेक्ट्रम के पीछे जिनकी वेवलेंथ कम होती है, और स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ हमें पता है
थोड़ा बहुत प्रिज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये एक अलग टॉपिक है, जब लाइट पढ़ाया जाएगा आपको साइंस में, तो वहां पे इसको देख लेंगे थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत जानकारी इनकी जरूरी है। सन इज a 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड स्टार, अ हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो कौन सी गैस से पाई जाती हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको हाईलाइट करूं वहीं से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम, आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही लाइट गैस होती हैं, राइट। इसमें हीलियम तो अपने आप में इसका तो ऑक्टेट फिल होता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाए तो ये अपने आप में स्टेबल गैस होती है। वहीं हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव गैस में से आती है, क्योंकि हाइड्रोजन के दो होने के कारण, हाइड्रोजन में एक ही एटम के कारण और हीलियम का दो है, तो हाइड्रोजन को एक चाहिए और हीलियम अपने आप में पहला ऑक्टेट क्या कर लेती है, सेटिस्फाई कर लेती है। तो हीलियम क्या है, स्टेबल गैस होती है, वहीं हाइड्रोजन क्या है, अनस्टेबल गैस होती है, उसको हमेशा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। थोड़ी बहुत ये केमिस्ट्री की बातें हैं, थोड़ा बहुत आपको इसकी नॉलेज होगी, नहीं होगी तो फिर कभी और पढ़ा दूंगा। 150 million kilometers from the earth, and without its energy life as we know could not exist even on the earth। तो इतनी दूर कोई चीज हमारी लाइफ लाइन है, हमारी ये लाइफ लाइन है। दुनिया में कोई भी बीमारी आ जाए हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म नहीं कर सकती, अर्थक्वेक ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन सन की एग्जिस्टेंस ना होना अपने आप में गवाह है। दुनिया का कोई भी धर्म हो, इसको प्रायोरिटी दी जाती है, इनको पूजा जाता है। सन देवता को अलग अलग, ग्रीक से लेके अलग अलग कल्चर में। बात है एनाटॉमी ऑफ सन, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये अकेली स्लाइड आपको काफी कुछ बताने वाली है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि ये क्या कहने वाले हैं। पहले तो ध्यान से देखिए, सॉरी हाँ, ये आपकी कोर है, इसके बाद ये रेडिएटिव जोन है। इसको मैं कलर चेंज करूं क्योंकि सेम कलर में शायद विजिबिलिटी कम आए। ये क्या है आपका, आई थिंक ये है आपका रेडिएटिव जोन, जी हाँ। फिर तीसरा देखिए इसमें भी है, ये क्या है, कन्वेक्शन जोन है। फिर एक और ये लेयर है, इसे आप फोटोस्फीयर कहते हैं। वहीं उसके बाद आती है क्रोमोस्फीयर, और सबसे लास्ट है कोरोना। वो कोविड 19 वाला कोरोना नहीं है। तो आप जानिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछा जाता है सबसे बाहरी लेयर को, ये क्या है, आउटर लेयर है। तो याद रखिएगा ये आउटर लेयर है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है कि आउटर लेयर ऑफ सन को क्या कहते हैं, कोरोना। सबसे जो थिकेस्ट हो जाती है वो हो जाती है क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर क्या है, देखिए काफी थिक है, ये काफी थिक है, ओके। तो ये क्रोमोस्फियर है, सबसे इसी में बीच में पतली क्या है आपकी, फोटोस्फियर है। और ये क्या है, कन्वेक्शन जोन है। फिर उसके अंदर रेडिएटिव जोन है, और बीच में क्या है, कोर है, जहां पे सबसे हॉट होती है सन। तो ये आप पहले अच्छे से देख लें कि ये क्या क्या है, और इसको अच्छे से लिख लें, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लें, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, फोटोस्फीयर आपकी सबसे हॉट होती है अपने आप में, 5800 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स फोटोस्फीयर अकेले कवर करती है। तो ये थोड़ा सा है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान से देखें कि कौन सी लेयर थिक है, कौन सी थिन है। आउटर लेयर के बारे में इंपॉर्टेंट ये है, रेडिएटिव जोन होती है, कन्वेक्शन जोन होती है। कन्वेक्शन करंट्स आपने पढ़ा हो, कन्वेक्शन करंट्स कहाँ पे पढ़ते हैं भाई, कन्वेक्शन करंट्स आप पढ़ते हैं हीट में। हीट में पता है कि सॉलिड में हीट को ट्रेवल करने के लिए कन्वेक्शन के थ्रू जाना पड़ता है। किसके थ्रू, नहीं सॉरी, वो सॉलिड नहीं, माय बैड, इट्स नॉट सॉलिड। कन्वेक्शन उसमें आती है फ्लूइड्स में, सॉरी, फ्लूइड्स में, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, कंडक्शन होता है। हीट जो सॉलिड में होती है वो कंडक्शन के थ्रू जाती है। तो थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि हीट के जो ट्रेवल का है, सॉलिड में कंडक्शन और फ्लूइड में कन्वेक्शन, अब चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो। हालांकि जो सन एनर्जी हमारे अर्थ पे आती है वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में आती है, रेडिएशन के फॉर्म में आती है, क्योंकि रेडिएशन को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट डजंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इसीलिए तो आप देखिए स्पेस में कोई मीडियम है नहीं है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। वैक्यूम होने के बाद भी आसानी से सनरेज अर्थ तक पहुंच जाती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में आके बिखर जाती हैं, ठीक है, जिसको आप विवर्तन या प्रवर्तन, आप कई सारे हिंदी में नाम उसके लिए यूज किए जाते हैं। अब बात आते हैं सन स्पॉट की। सन स्पॉट्स क्या है,
अब देखिए ये सन की ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है, ये सन की लेयर का एक पिक्चर है जो आपको काफी कुछ यहाँ पे डिफाइन करेगा कि सनस्पॉट क्या होता है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो पहले इंपॉर्टेंट है तो इसको समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ये दूर से दिखता है और नजदीक से आने पे कुछ ऐसा दिखता है, ब्लैक कलर के धब्बे। ये कैसे होते हैं सन स्पॉट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कैसे। देखिए सन स्पॉट्स आर द एरिया अपीयर डार्क ऑन द surface ऑफ द सन। दे अपीयर डार्क बिकॉज दे आर कूलर देन द अदर पार्ट्स। देखिए भाई, ये क्या होते हैं, ये कोल्ड नहीं होते, ये कोल्ड कहना गलत हो जाएगा। इनके कंपैरिजन में कूलर एरिया होता है, तो अगर वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में ठंडा है तो वो काले रंग का दिखेगा, डार्क काले रंग का दिखेगा, डार्क ब्लैक दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। सोलर फ्लेयर्स आर अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी कॉस्ड बाय टैंगलिंग क्रॉसिंग और रिकॉग्नाइजिंग बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर सनस्पॉट। तो ये जान लीजिएगा कि ये जो सोलर फ्लेयर्स, ये देखिए ये हिस्सा, ये उससे थोड़ा ज्यादा कूल है, थोड़ा सा कम कूल है, तो ऐसा दिख रहा है कि पूरा एरिया हॉट है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कैसे दिखते हैं। तो सोलर फ्लेयर्स में जब मैग्नेटिक लाइंस सन स्पॉट के नियर ब्लास्ट करती हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा। सन स्पॉट क्या होता है, ये ठंडा हिस्सा होता है कंपेरेटिवली अदर पार्ट, तो वहां पे ब्लैक कलर के पैचेस दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सन पे सब पीला पीला ही है, उसको ध्यान से आप स्टडी करेंगे तो अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। चलिए अब सोलर, ठीक है, सोलर विंड्स क्या होती हैं। यहाँ पे रॉन्ग वर्ड लिख दिया गया है इसलिए दिक्कत आ रही है। देखिए सोलर विंड्स क्या होती हैं। सोलर विंड्स की बात करेंगे अगर आप, तो सोलर विंड इज ए stream of charged particles released from the upper atmosphere of the sun called corona। तो देखिए सबसे जो आउटर लेयर है कोरोना, वहां से जो ये क्या निकलती है, चार्ज पार्टिकल रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसे कहते हैं कोरोना। ओके। दिस प्लाज्मा मोस्टली कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स विथ काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 0.5 टू 10 किलोवाट। यही जब पोल्स पे पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, पोल्स के पास पहुंचती हैं, तो आप पाएंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रात में ना ऐसी लंबी लंबी करंट्स दिखती हैं, वेव्स दिखती हैं, लाइटिंग दिखती है। तो वहां के मिथ में लोग उसको कहते हैं आत्माएं हैं, आत्माओं से बात, बहुत सारी मिथिक स्टोरी है, बट रियलिटी क्या है, वो यही होती है। सोलार विंड्स जब हमारे यहाँ पहुंचती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो पोल्स पे इनका इफेक्ट, स्पेशली नॉर्थ पोल पे अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। वहां पे ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होंगी जहाँ पे रात में काफी ज्यादा क्या होगा, विंड्स का मूवमेंट दिखेगा। वो दिखने में बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं, ऐसा लगता है कि क्या खूबसूरत नजारा है। और उसको लोग, वहां के लोग अलग अलग मिथ से जोड़ते हैं, बट उसका जो साइंटिफिक रीजन पता चला वो ये पता चला कि ये जो सोलार विंड्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, इसके रीजन से। तो याद रखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो मतलब चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, जिसके रीजन से थोड़ा सा यहाँ पे गेम अलग होता है। और ये इसके सबसे लास्ट स्फीयर कोरोना से निकलते हैं, इसका नाम दो तीन बार इंपॉर्टेंट हो गया, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा आप। अब सवाल ये है कि सबसे, आपने सुना कि सबसे लास्ट वाले प्लैनेट को निकाल के पहले 9 से 8 कर दिया गया, तो क्या कारण है, क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि किसी को एज ए प्लैनेट कंसीडर किया जाएगा और कब किसी को जो है एज ए प्लैनेट और निकाल दिया जाता है। तो देखिए इट मस्ट ऑर्बिट ए स्टार इन आवर कॉस्मिक नाइबरहुड द सन। तो पहले ये सन के ऑर्बिट में आए, एक चक्कर लगाए। इट मस्ट बी बिग एनफ टू हैव एनफ ग्रेविटी टू फोर्स इनटू ए स्फेरिकल शेप। मतलब इसका शेप थोड़ा सा स्फेरिकल हो, कहीं फ्लैटर ना हो। ठीक है। इट मस्ट बी बिग एनफ दैट इज ग्रेविटी क्लियर्ड अवे एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिमिलर साइज नियर द ऑर्बिट अराउंड। इसके आसपास आने वाली किसी भी चीज के जो इसकी सन के इसके ऑर्बिट में आए, इसके शेप की हो, लेकिन इसकी ग्रेविटी उससे ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये दो तीन तो इसकी मिनिमम चीजें हैं जो पैरामीटर डिसाइड करती हैं कि कोई भी प्लानिट प्लानिट कब कंसीडर किया जाता है और कब प्लानिट कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और बात की जाए तो सवाल ये है कि ये डिसाइड कौन करता है, हु डिसाइड्स कि कोई प्लानिट रहेगा कि नहीं, तो यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। कंडीशन नहीं पूछी जाती, पूछा ये ज्यादा है। चलिए तो इसको समझ लीजिए। इसे कहते हैं इंटरनेशनल
ओके, ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये कहाँ पे है भाई, इसे कहते हैं IAU। और ये बना है 1919 में, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, आप कह सकते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर, या उसी ईयर में बना भाई, वर्ल्ड वॉर वन के पास ही बना, जैसे एंड हुआ। इसका मिशन रहा टू प्रमोट सेफ गार्ड द साइंस साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑल द स्पेक्ट, एनी हाउ एस्ट्रोनॉमी को बचाना था। जो खगोल विज्ञान आप कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी को क्या कहते हैं, बेसिकली खगोल विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग इसकी रिसर्च, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट थ्रू द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। तो मतलब पूरे विश्व के सारे कॉर्पोरेशन मिल के प्रमोट करेंगे एस्ट्रोनॉमी को, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही ज्यादा हमारी अर्थ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग क्या हो रहा है। अगर चीजें हमें पता है तो चीजें हमारे लिए भविष्य के लिए बेहतर होंगी। इंसान डेली ट्राई करता है, साइंस फिक्शन की जितनी भी मूवी आज तक बनी है, कहीं ना कहीं उनको ट्रू भी किया गया है। जो भी एक ग्राफिक्स से दिखाया जाता है, एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को देख के दिखाया जाता है, तो अगले 5-10 सालों में वो सारी टेक्नोलॉजी आपके साथ जुड़ती जाती है। तो ये मत सोचिए कि जो दिखाया गया वो होगा नहीं। पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगले 25-30 सालों की आगे की सोच, जो साइंटिस्ट को लगता है पॉसिबल होगा, रिसर्च चलते रहते हैं, उसके हिसाब से उसको अचीव भी किया गया है टाइम टू टाइम। तो ये चीजें पॉसिबल होती हैं। तो IAU का उसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा हमेशा जब भी एस्ट्रोनॉमी की बात आएगी। आ जाते हैं प्लानिट ऑफ द सन्स में। तो देखिए भाई, ये तो इनका ऑर्डर ही पूछ लिया जाता है। सबसे कड़ी बात क्या है, आपसे कई बार ऑर्डर पूछा गया है, तो अगर आपको ऑर्डर में भी डाउट है ना तो दिक्कत हो जाएगी। पूछ लिया जाएगा। देखिए ये भाई ऑर्बिट्स हैं सबके, सबके अपने ऑर्बिट है। किसी को ऑर्बिट सेम नहीं है, किसी को ऑर्बिट सेम नहीं है, कोई भी सेम ऑर्बिट नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, ठीक है। तो कोई भी सेम ऑर्बिट होगा तो सेम डे एंड नाइट होने लगेंगे ना। और सेम डे एंड नाइट कब होंगे, फिर आप कहेंगे कि सेम डिस्टेंस होनी चाहिए तभी तो सेम ऑर्बिट होगा। लेकिन सेम डिस्टेंस तो है ही नहीं। डिस्टेंस तो इतनी है कि रॉकेट्स भेजने पड़ते हैं, तब तो जाके कवर होती है, वो भी फुल स्पीड से। तो क्या है देखते हैं। सबसे पहले आप कहते हैं मरक्यूरी, जिसे आप बुध कहा जाता है। वेनस जिसे आप शुक्र कहते हैं। अर्थ को आप पृथ्वी कहते हैं। मार्स को आप मंगल कहते हैं, जंगल में मंगल। यहाँ बृहस्पति कहा जाता है। आपको इसे शनिवार कहते होंगे, राइट। शनिवार नहीं, शनि। बृहस्पति शनि हो जाते हैं। और फिर यूरेनस है और नेपच्यून है। तो इसमें पहले अरुण और वरुण कहा जाता है हिंदी में, अरुण और वरुण। और पहले वो जो लास्ट में था उसको यम कहते थे, यमराज। हालांकि ये अब बाहर है, तो कोई बात नहीं। जो बाहर है वो बाहर है, जो अंदर है उसके हिंदी नाम यही है। आपके हफ्ते के दिन के नाम भी यही होते हैं। हालांकि वो सोम से शुरू होता है, सोमवार जैसा यहाँ कुछ नहीं रखा गया है। लेकिन सोम के अलावा मंगल, बुध, शुक्र, शनि और रवि को छोड़ दिया जाए तो भाई देखिए सोमवार और रविवार को छुट्टी दे दी गई है। बाकी सबको तो आप दिन के नाम ऐसे भी हिंदी के याद कर सकते हैं। जो बच्चे ये कहते हैं कि हिंदी के नाम नहीं याद होते दिनों के, तो भाई देखिए ग्रहों के नाम याद कीजिए हिंदी और इंग्लिश में, आपका काम हो जाएगा। फिर चलिए आते हैं सबसे पहले विनस के बारे में जानते हैं, ठीक है। कि विनस क्या है। विनस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्चुअली, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ओके, तो पहले समझते हैं विनस क्या है, विनस का काम क्या है। इट इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। देखिए भाई, मर्क्यूरी तो फर्स्ट आएगा, लेकिन उसके बारे में उतना ज्यादा आता नहीं है, तो वो जान लीजिए कि फर्स्ट प्लैनेट है। ये सेकंड, भाई दूसरा नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ का। और सन से भी, सन से तो एक्चुअली ये अर्थ है, ये रहा आपका शुक्र। तो ये आप ये जानिए कि सोलर का सन से सेकंड मोस्ट प्लैनेट है। इट्स अ रॉकी प्लैनेट विद द डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ ऑल द रॉक्स बॉडीज इन द सोलर सिस्टम एंड ओनली वन विथ अ मास एंड साइज दैट इज क्लोज टू। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि पूछा था किस प्लैनेट का मास और साइज, मतलब वजन और आकार लगभग में पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अगर इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। तो क्योंकि इसका मास और सेम साइज कहा जाता है, इसका रोटेशन 243 डे है। हालांकि क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो जो इसका रोटेशन है सन के अराउंड ऑर्बिट लगाने का,
तो भाई इसका 1 साल 243, हमारा 365 दिन में कंप्लीट होता है। थोड़ी बहुत तो फर्क रहेगी डिस्टेंस के कारण से। अदरवाइज इसने काफी चीजें तो सिमिलर कर ही डाली थी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड अदर चीजों को इन्होंने सिमिलर कर ही दिया था। वहीं अगर आप बात करें रोटेशन के अलावा इसके रिवोल्यूशन की, तो रोटेशन तो ये है, रिवोल्यूशन इसका 224 रिवोल्यूशन। देखिए रोटेशन तो अपने एक्सिस पे होता है ना, रोटेशन तो क्या होता है, अपने एक्सिस पे होता है। अब आती है रिवोल्यूशन की। देखिए भाई रोटेशन से होता है डे या नाइट, रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। वही रिवोल्यूशन से क्या होता है, ईयर चेंज होता है। क्या चेंज होता है, ईयर चेंज होता है, मौसम चेंज होते हैं, सीजन चेंज होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका रिवोल्यूशन है, तो अर्थ डे के अकॉर्डिंग लिखा गया है 224.7 अर्थ डे, 224.7 अर्थ डे। और ये भी अर्थ डे में है। तो सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन हो गया, रोटेशन इसका क्या हो गया, सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन है। सबसे धीमा रोटेट करने वाला प्लानेट कौन सा है, तो यही है। चमकदार प्लानेट कौन सा है, तो आप कहेंगे कि यही है। ऑरेंज प्लानेट कौन सा है, तो यही है। वेनस से बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि ऑरेंज बोल दिया जाए, चमकदार बोल दिया जाए, उगता तारा बोल दिया जाए, अर्थ के नियरेस्ट में भी आता है, अर्थ के समान की जुड़वा बहन के नाम से आप कह दें इसको, सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन कह दें, सेकेंड मोस्ट प्लानेट कह दें। इतने सारे क्वेश्चन वेनस लेके आता है। तो वेनस एक इम्पोर्टेंट है। जब भी वेनस के बारे में आपको कुछ भी और पता चले, उसको एड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से अगर कभी क्वेश्चन बनना है तो बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अर्थ के बारे में आ जाइए। हमारा होम प्लॉनेट है, रॉकी है, टेरेस्ट्रियल प्लॉनेट है, सॉलिड है, एक्टिव सरफेस है, माउंटेन्स है, लेक्स है, क्या नहीं है, एक्चुअली सवाल तो ये है। 70%। अ डे ऑन अर्थ लास्ट अ लिटिल अंडर 24 आवर। हमारे यहाँ एक दिन 24 घंटे से थोड़ा कम होता है, एग्जैक्टली नहीं होता 24 घंटे, थोड़ा कम होता है। और एक ईयर होता है 365.2, 365.25। और ये सभी को पता है कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अर्थ के बारे में आप बात करेंगे तो आप कहेंगे 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड। अगर आपको बोलना ही है तो आप कह सकते हैं 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड। ये एग्जैक्ट टाइमिंग है, एक दिन की एग्जैक्ट टाइमिंग है हमारे यहाँ। तो भाई इसलिए कहा जाता है कि लिटिल लेस देन, ओके। और वहीं अगर बात की जाए तो 365 डेज 5 आवर, ठीक है। तो ये 5 आवर होता है और उसके बाद फिर कुछ सेकंड्स होते हैं, हालांकि उतना जानने की जरूरत नहीं है। मोटी मोटा हमें 365 पता है और इसी पे हमारी कैलकुलेशन चलती रहती है, ठीक है। और सन की रेस हमारे पास कितनी देर में आती है, 8 मिनट, कहा जाता है 18 सेकेंड। तो जो सन से अर्थ तक रेज आने का टाइमिंग है वो 8 मिनट 8 सेकेंड है, ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। और किस स्पीड से चलती है सन रेज, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये फास्टेस्ट स्पीड है, इससे स्पीड में कुछ चलता नहीं है। कोई सी स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे तो आप समझ सकते हैं कितनी कमाल की चीज होगी वो, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ी स्पीड है। चलिए अब हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसपे भाई चांद सितारे, महबूब के बारे में, अपनी प्रेमिका को अगर हो तो लोग यही कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, चांद सितारे नदी या झरना, सब सबका होना एक तरफ, और एक तरफ है तेरा मुस्कुराना। यार एग्जैक्टली शायरी याद नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ, चांद सितारे चांदी सोना, पर तेरा होना एक तरफ। हाँ, इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है कि चांद सितारे चांदी सोना, सबका होना एक तरफ और तेरा होना एक तरफ। ऐसे बहुत सारे हैं, शायरी इतनी अच्छी याद नहीं आ रही है, कभी और सुना दूंगा। ठीक है। फिलहाल हमें यहाँ पे मैटर करना है कि वो जो गाने सुनते हो, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, हाँ, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद लाऊंगा। तो पहले अपना मेन मोटो हीरो का क्लियर है, पहले इश्क लड़ा लेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट चांद एंड सितारे।
पागल नहीं है कि पहले चाँद लाके दे देगा, पता है चाँद पे नहीं जा पाएगा ना, तो ही इज़ अ गुड पर्सन विद द सॉन्ग्स, ओके, हूएवर द रिटन द लिरिक्स, बड़ा ही कमाल का बंदा था, कि उसको पता था क्या करना है, ठीक है? चालाक बंदा था। द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, ये सबको पता है। इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज एन एवरेज डिस्टेंस, देखिए ये इसकी एवरेज डिस्टेंस है किलोमीटर में 384,400, एंड माइल्स में इंटरनेशनल सिस्टम में आप कह सकते हैं इस तरह से है, एंड अबाउट 30 टाइम्स अर्थ डायमीटर, इतना छोटा है, ठीक है, एंड पीरियड ऑफ 27.3 डेज, एंड द सिंडोमिक पीरियड इज 29.5 डेज। तो इसके पीरियड्स जो होते हैं अर्थ का एक रोटेशन लेने का, वो यहाँ पे चेंज होता दो क्रम पे वैरी करता है, इसे आप अच्छे से लिख लें, ठीक है। और अपोलो भी हमारा जो मिशन चंद्रयान है वो यहीं पे है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चंद्रयान 3 आपको देखा मिला ही होगा, ठीक है, तो इसकी उपलब्धता तो आप भूल ही नहीं सकते, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं कि चांद हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ मिशंस की बात की जाए तो देखिए चंद्रयान 1 के बारे में भी जान लीजिए भाई थोड़ा, और लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के बारे में भी जान लीजिए, जब चीजें जुड़ी हैं तो जान ही लेते हैं। चंद्रयान 1 मिशन 2008 में लॉन्च किया गया, कांग्रेस जी गवर्नमेंट थी। चंद्रयान यान इसरो फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी मिशन था मून पे, वाज डिजाइन टू जस्ट ऑर्बिट द मून एंड मेक द ऑब्जर्वेशन, कि मून के अराउंड हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे। 22 जुलाई 2019 को MK3M1 ऑन इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 2, फिर हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, और लैंडर विक्रम विल रिमेन स्टेशनरी आफ्टर टचिंग डाउन and will mainly study the moon's atmosphere, and it will also look out for the seismic activity। तो लैंडर का नाम विक्रम है, ये सभी को पता है। और वहीं जो रोवर है प्रज्ञान, वंस द मून, द रोवर इज अ 6 व्हील सोनार पावर्ड व्हीकल्स है, will detach itself and slowly travel the surface and making observation and collecting data। तो जो रोवर होता है वो मशीन होती है जो ट्रेवल करती है, वहां से डेटा निकालती है, स्टडी करती है और भेजती है, और ये सोलार पैनल बेस्ड होता है, और सन की लाइट से ही मून चमकता है, तो आप समझ सकते हो कि अच्छी खासी सोलार एनर्जी मिल जाती है उस रोवर को वहां पे चलने के लिए। तो लैंडर और रोवर, लैंडर उतारने का काम करता है और रोवर का काम है चलना। तो चंद्रयान 3 आप लोगों ने लाइव देखा होगा, हम साउथ पोल पे उतरे हैं, चंद्रमा का जो सबसे हाईएस्ट इलाका और सबसे रफेस्ट है वो उसका साउथ साइड है। अभी तक जितने भी देश थे उन्होंने किसी ने साउथ साइड पे कदम नहीं रखा था, तो हम उसमें से पहले हैं, तो ये एक अपने अपने आप पे उपलब्धि है। मार्स की बात करें तो मार्स इज ऑफन रिफर्ड टू एज रेड प्लैनेट, इसे लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि रेडिश आयरन ऑक्साइड, तो याद ये पूछा जाता है कि लाल ग्रह क्यों कहते हैं, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण उसे क्या कहते हैं हम, लाल ग्रह कहते हैं। कोई बात नहीं सर। इसके अलावा अगर आप बात करें तो रोटेशन अबाउट इसका काफी है, 24 आवर 37 मिनट लेता है, लगभग वे अर्थ के सिमिलर ही लेता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए, थोड़ा ज्यादा है, मतलब आधे घंटे ज्यादा है। एंड रिवोल्यूशन की बात करें तो इसका एक ईयर 687 अर्थ डेज में, अर्थ के अकॉर्डिंग 687, मतलब हमसे डबल लगभग में खेल लीजिए इसका साल कंप्लीट होता है। इसके हैज टू इरेगुलरली शेप्ड मून्स, दो मून्स हैं, फेबोस याद रखिएगा, एंड डाइमोस। और अगर आपने जॉन कार्टर मूवी देखी हो, जॉन कार्टर डिज्नी की मूवी है जॉन कार्टर, तो उसमें जॉन कार्टर द मंगलवासी, तो बनाया गया है कि अगर कोई मंगल पे पहुंच जाए तो ये मूवी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। इसमें थोड़े साइंटिफिक टर्म भी देखेंगे, थोड़े अनसाइंटिफिक टर्म भी देखेंगे, तो उसमें दिखाया गया है कि दो मून वहां पे अच्छे से उसको मेंशन किया गया है, वहां की भाषा में वो भी जो भी मेंशन किया गया, लेकिन जॉन कार्टर इस पे बन चुकी है। मार्स उसके बाद ओलंपस मॉन्स शील्ड वॉल्केनो, द लार्जेस्ट वॉल्केनो and the highest known mountain on the solar system. Kindly note it down, it's important and it has been asked in the examination कि जो ओलंपस मॉन्स है ये एक तरह का शील्ड वॉल्केनो है, और इसी के साथ वॉल्केनिक माउंटेन है, पूरे सोलार सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, तो सोलार सिस्टम का कभी पूछ ले तो यहीं पे है। एंड द वैलीज मरीन्स एंड द लार्जेस्ट कैनियन इन द सोलर सिस्टम आर लोकेटेड ऑन द मार्स। तो मार्स पे ऐसा तो था कि कुछ तो था,
अभी जीवन नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो था कि माउंटेन्स है, वॉल्केनोज है, कैनियंस है, मतलब कभी पानी वहां बहता रहा होगा, कभी नदियां रही होंगी। ये बड़ा अनसुलझा सा हमें लगता है, हम बड़े ज्ञाता है। जैसे आप सोचोगे कि मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा मास्टर इंसान हूँ, कुछ नहीं यार। ये तो डेटा कलेक्टेड है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जिसने कलेक्ट किया उसकी नॉलेज सोचो, जो सोच रहा है अभी कर रहा है उनकी नॉलेज सोचो। हम आप ना बड़े ही छोटे से हिस्से हैं पूरे ब्रह्मांड के। तो अगर आपको लगता है कि आप बड़े सुपर पावर हो और आपसे दुनिया चलती है, तो बड़े ही गलत फहमी में है। दुनिया आपसे नहीं चलती है। आपके सराउंडिंग के फैक्ट्स आपको महसूस कराते हैं कि आप दुनिया चला रहे हो। आप अपना घर चला लो यार, वही बड़ी बात है। आपका बच्चा आपके इशारे पे नहीं चलता, या आप अपने माँ बाप के इशारे पे नहीं चलते। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है। दुनिया के कई फैक्टर्स में आप हो। थोड़ा सा आपको लगता है कि आप दुनिया चला रहे हो तो लगने दीजिए, लेकिन उसका कोई घमंड ना कीजिए। एक छोटा सा ना दिखने वाले वायरस ने बैंड बजा के हमारी रख दी, लेकिन फिर भी इंसान की प्रवृत्ति है, वो ताकत को मिसयूज करता है। उसको ऐसा लगता है कि ही इज होल एंड सोल, और जिस दिन वो ये समझ जाएगा, वो एनफ मैच्योर हो जाएगा, फिर इतना एनफ मैच्योर हो जाएगा तो जिंदगी दुनिया में इतना झंझट ही क्यों, मार झगड़ा ही क्यों, लालच ही क्यों, इन सारी चीजों से मुक्ति हो जाएगी। और इस तरह से मुक्ति हो गई तो दुनिया किस काम की। तो जैसे है वैसे चलने दीजिए। आते हैं, बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स बेल्ट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन। देखिए ये तो भाई एस्ट्रॉइड्स है, देखिए ये रॉक, छोटे छोटे रॉक्स और स्टोन्स हैं, और किस तरह से सराउंडेड है पूरे के पूरे सोलार सिस्टम को। ये पूछा जाता है कि किसके और किसके बीच में पाए जाते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये दो के बीच में पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट्स। क्या है? Objects are made up of rock and stone. The asteroid belts contain billions of asteroids, and some asteroids in the belt are quite large, but most of the range size to be pebbles. Maximum तो कंकड़ पत्थर हैं यार, सीधी बात है। कुछ बड़े रॉक्स हैं, ठीक। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस कैन मूव एस्टेरॉयड आउट ऑफ द बेल्ट। कभी कभी ये फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, जो आइनोस्फेयर में आके जल जाते हैं। आइनोस्फेयर तक आते आते ये जल जाते हैं, क्योंकि पता है अर्थ की अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड्स के बारे में एक चीज और पूछी जाती है, वो थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, लेकिन वो अभी आपको यहाँ जुपिटर में या सैटर्न के बीच में मिल जाएगा। जुपिटर की खास बात देखो यार, इसकी 79 मून्स हैं। दुनिया, हम एक चांद को लेके परेशान है। सोचो अगर हम जुपिटर पे रहते, बृहस्पति पे रहते, सबसे बिगेस्ट प्लानेट है ना, इस पे रहते ना, तो मतलब इतने गाने बनाते हैं हमारे बॉलीवुड वाले। हाँ, वो कहते हैं ना, तारीफ हम तुम्हारी बेशुमार करते हैं, उसमें वो एक लाइन नहीं है आपकी कि क्या कहते हैं उसको, हम चांद को दिखाते हैं तुम्हारी तरह कहाँ है। तो वो जो लाइन है, ऐसे 79 मून्स होते हैं तो वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स हमारे यहाँ बन जाते हैं, ठीक है। द प्लैनेट जुपिटर्स 4 लार्जेस्ट मून्स आर कॉल्ड गैलियन सैटेलाइट्स। आफ्टर दैट इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने इसको खोजा था, तो इसलिए उनके 4 लार्जेस्ट में से एक गैलियन सैटेलाइट है, जिन्होंने सबसे पहली बार 1610 में इसको ऑब्जर्व किया था। These large moons are named Io, यूरोपा, गैनामाइड एंड कैलिस्टो। तो यहाँ से ये 4 इसके बड़े मून हैं, जिसमें आप कहते हैं कि गैनमेड इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलार सिस्टम। पूरे सोलार सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एंड हैज एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एज कंपेयर टू द अर्थ। इसकी डेंसिटी अर्थ के कंपैरिजन में लो है। सबसे बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर है, हर चीज में कहते नहीं है कि इंग्लिश में जुपिटर्स को लेके बहुत सारी कहावतें बनाई गई हैं कि जुपिटर्स, कहते हैं ना कि डेंजर लाइक अ जुपिटर, मतलब सर पे पहाड़ गिर जाना मुसीबतों का, ठीक है। तो इट्स ऑल टाइम जुपिटर 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 जुपिटर। जब भी शब्द उपयोग किया जाता है इंग्लिश की कहावतों में, तो वहां पे उसको बड़ा, कुछ समथिंग बहुत बड़ा हुआ है, उस सेंस में दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए सैटर्न के बारे में जान लेते हैं। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा जुपिटर था, और ये क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके देखिए ये रिंग जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह की गैसेस से यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होता है। Adorned with the thousands of beautiful ringlets, Saturn is uniquely planet, but the other three
एंड नेपच्यून ऑल्सो हैव रिंग सिस्टम। इसके अलावा नेपच्यून वगैरह भी और दो तीन और प्लानिट जिनके पास रिंग सिस्टम है, लेकिन इसका रिंग सिस्टम सबसे बड़ा है। रिवोल्यूशन 29 अर्थ डे है, रोटेशन अबाउट 10.7 अर्थ आवर्स, सैटर्न हैज 82 मून, और यहाँ पे कितना था भाई 79। तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो जुपिटर को भी पीछे छोड़ गया मून के मामले में। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, लेकिन सबसे बड़ा सोलर प्लैनेट का किसके पास है? किसके पास है? जिसे आप गैनीमेड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द टाइटन, सेकेंड लार्जेस्ट मून है। ज्यादा मून तुम्हारे पास है वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे पास बड़ा है ये गलत बात है। जुपिटर कहता है आई एम बिग, माय मून इज बिग। सैटर्न कहता है ओके आई एम द सेकंड मोस्ट, तो माय मून इज सेकंड मोस्ट। तो इन दोनों का चलता है, एक दो नंबर पे चलता रहता है, ठीक है। आइए थोड़ा यूरेनस के पास भी रिंग है भाई। यूरेनस इज द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट्स अ गैसियस काइंड ऑफ आइस जाइंट, मतलब बर्फ से ढका हुआ इस तरह का है, कोल्डेस्ट प्लैनेट मान लीजिए, ठीक है। सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन रोटेट्स एट नियरली 90 डिग्री एंगल। हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कितने डिग्री एंगल पे घूमता है? तो भाई ये 90 डिग्री एंगल पे घूमता है, और इसीलिए ये लगता है कि ये अपनी साइड पे घूम रहा है। इसकी यूनिट टिल्ट है, हल्का सा झुका हुआ है, और इसीलिए यूरेनस क्या है अपने आप में काफी ज्यादा अलग हो जाता है। ये अपने आप में क्या है काफी ज्यादा अलग हो जाता है यूरेनस, ठीक है। यूरेनस यूरेनस सबसे पहला प्लैनेट है। दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट, दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट which was searched which was searched by the help of telescope। टेलीस्कोप से ढूंढा हुआ, टेलीस्कोप से ढूंढा हुआ सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस है। सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस है। और ये जो ब्लू कलर गैस है इसकी, ये जो ब्लू कलर गैस है, ये कौन सी है पूछा जाता है तो मीथेन। याद रखिएगा ये क्या है? मीथेन गैस है। ये भी याद रखना है कि ये कौन सी गैस है। इट्स अ काइंड ऑफ मीथेन गैस, ओके। तो ये तीन चीजें आपको याद, ब्लू ग्रीन जो इसका है ये क्या है? मीथेन गैस है। इसके अलावा लास्ट आता है आपका नेपच्यून। क्या आता है? इसके बाद आप जो पढ़ेंगे वो आएगा नेपच्यून। इसके बाद क्या आएगा? नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में क्या है भाई? ये अभी लास्ट प्लैनेट होगा, ये एट्थ होगा। ये क्या होगा? एट्थ नंबर पे होगा नेपच्यून। अरुण वरुण यम को प्लूटो को निकाला गया था ना, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसके 14 मून है, और जॉन गैले ने इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड बाय जॉन गैले, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय जॉन गैले। और पूछ लिया जाए अगर इसका कि कितने मून्स हैं, तो नेपच्यून के पास मून कम है, 14 मून्स है, लेकिन अर्थ से ज्यादा सबके पास है। हे भगवान हमें कम क्यों दिया यार, थोड़ा सा देना चाहिए था ना। दो चार मिशन और निकालते भाई, और थोड़ा अर्थ के और नजदीक होता, थोड़ा हम भी जाते सैर सपाटा करने यार। थोड़ी कमी हो गई, 13-14 ऐसे को 14-14 मून दिए हैं, 80-80 दिए हैं हमें यार, एक मिला है। पर ठीक है, एक है जिसमें संतोष करो, भगवान को कंप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। इसका रिवोल्यूशन अगर आपको जानना है तो रिवोल्यूशन है 165 डेज का, और रोटेशन है 16 आवर्स का। तो रोटेशन तो ये तेज करता है, और रिवोल्यूशन भी तेज करता है। तो आप कहोगे कि फास्ट मूविंग होगा, थोड़ा सा फास्ट मूविंग है भाई। इसकी मूवमेंट क्या है? फास्ट है। दूर तो है, इतना दूर होने पे इतनी जल्दी लगा रहा है। हमारे कंपैरिजन में भाई हमारा 365 डेज लगता है, क्योंकि साइज छोटी है ना, तो घूम लेता है, साइज वाली बात होती है, ठीक है। तो ये था आपका मोटी मोटा, इसमें आपका सोलार सिस्टम था, जिसमें मुझे लगता है कि लगभग में वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली हैं जो एक सोलार सिस्टम में पूछी जाती हैं। एक बार देख लेते हैं कि अगर कुछ और, मुझे तो नहीं लगता, लगभग में सबसे रिलेटेड हमने आपको पढ़ा दिया है। एस्ट्रॉयड बेल्ट्स वगैरह के बारे में भी हो चुके हैं।
जुपिटर्स हो गए हैं, आपको जुपिटर के बारे में सब कुछ बता दिया गया। बिगर देन अर्थ है, ठीक है। और बाकी इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं, लेकिन जो पूछे जाएं वो ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। जी, जी, आपको जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे पता करनी थी सोलार सिस्टम की, ये हो गए। सोलार सिस्टम में इससे ज्यादा आज के लिए कुछ नहीं। तो मिलते हैं, सोलार सिस्टम फिनिश है तो अब हम आपको जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहां पे आपको पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम थोड़े से छोटे टॉपिक्स के साथ ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे, फिर थोड़े से कैनाल्स पढ़ेंगे, डेजर्ट्स पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे। और उसको इंडियन ज्योग्राफी से हमेशा रिलेट करके पढ़ा जाएगा, ताकि जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने चलेंगे ना तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले टॉपिक से रिलेट, क्योंकि चीजें जितनी बार रिवाइज होंगी ना उतना ही ज्यादा रिलेटेबल होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।